हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल 123 फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटक सीटी 2014 फिजिक्स पेपर के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर वीडियो आगे बढ़े। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया है ए फिजिकल क्वांटिटी क्यू इज फाउंड टू डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेबल्स एक्स वाई एंड जेड obeying relation q equal to x cube y square by z. The percentage error in the measurement of x, y and z 1%, 2% and 4% respectively. What is the percentage error in the quantity q? तो हमको यहाँ पे क्या बोला गया है, कोई क्वांटिटी है q जो कि x, y, z पे डिपेंड करता है कुछ इस तरीके से x क्यूब y स्क्वायर डिवाइडेड बाई z। क्लियर? तो हमको पूछा गया है अगर x, y, z के अंदर इतने परसेंटेज एरर हैं, यानी कि डेल्टा x डिवाइडेड बाई एक्स परसेंटेज में देखा जाए तो कितना है 1%। सिमिलरली डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई वाई परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो ये है 2%। वैसे ही डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई जेड परसेंटेज के इसमें देखेंगे तो ये कितना है 4%। तो हमको पूछा गया है कि क्यू के अंदर कितना एरर आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई क्यू परसेंटेज इक्वल टू 3, एक्स का पावर कितना है 3 इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स परसेंटेज प्लस वाई का पावर कितना है 2 डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई वाई परसेंटेज जेड का पावर कितना है 1, सो इट इज डायरेक्टली डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई जेड परसेंटेज। तो सारे परसेंटेज को यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, सॉरी 1 नहीं 4 है 4। तो ये कितना हो गया 3 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 11%। तो जो क्यू के अंदर एरर आएगा वो कितने परसेंट आएगा 11%। ये जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, ये वाला आपने पढ़ा हुआ है। कोई क्वांटिटी ऐसे एक्स टू द पावर ए, वाई टू द पावर बी, जेड टू द पावर सी ऐसा हो तो इनका जो रिलेटिव एरर होता है वो कुछ ऐसे होता है ए टाइम्स डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी टाइम्स डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई वाई प्लस सी टाइम्स डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई जेड। इस फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व किया है। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन होता है, वेट यानी कि फोर्स होता है, इसको डायरेक्शन है, स्पिन यानी कि एंगुलर मोमेंटम को बुलाते हैं, इसको भी डायरेक्शन होता है, मोमेंटम को भी डायरेक्शन होता है। जब भी एनर्जी वर्क ऐसी चीजें आती है तो वहां पे डायरेक्शन नहीं होता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है 4। पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट हैव डायरेक्शन बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो हमको पूछा गया था कौन सा वेक्टर नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी वेक्टर नहीं है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए कार मूव्स फ्रॉम ए टू बी विथ ए स्पीड of 30 kmph from B to A with a speed of 20 kmph. What is the average speed of the car? तो इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि कोई कार है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ये ए से बी जा रहा है। जब ये ए से बी जा रहा है तो इसकी स्पीड है 30 kmph, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ V1। फिर ये वापस बी से ए को जा रहा है तो इसकी स्पीड है V2 जो कि 20 kmph के बराबर है। क्लियर? तो यहाँ पे हमको जानकारी किसकी दी गई है, स्पीड का दिया हुआ है और डिस्टेंस का, टाइम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो उस टाइम पे हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये लगाते हैं, वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। क्लियर? तो 2 इंटू v1 कितना है 30, v2 कितना है 20 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 20 प्लस 30। तो ऊपर कितना आ गया 600 इंटू 21200 डिवाइडेड बाई 50। तो ये काट देंगे तो हमको आंसर आएगा 24। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर t सेकंड। इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस x1 इन फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम एंड x2 इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ द टाइम। देन x1 x2 के बीच में हमको रिलेशन बोलना है। तो कैसे करेंगे इसको, कोई बॉडी है हमारे पास जो कि यहाँ पे था टाइम 0 पे और ये रेस्ट में था, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। कुछ टाइम बीतने के बाद टाइम t पे
ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाता है। तो जब हाफ टाइम हुआ था तो ये वाला x1 डिस्टेंस चल चुका था, कितने टाइम में, t/2 में, और नेक्स्ट t/2 में इसने कितना कवर किया डिस्टेंस, x2। तो अभी हमको x1 x2 का रिलेशन बोलना है। तो x1 इज इक्वल टू u, टाइम कितना है, t/2, सो t/2 प्लस हाफ a एज इट इज, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन भी है a, तो टाइम कितना है, t/2 इसका होल स्क्वायर। मैंने कौन सा फार्मूला लगाया, यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सो इट इज u 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो बच गया खाली ये वाला 1/2 a इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। क्लियर, सो दिस इज x1। नेक्स्ट x2 की बात करेंगे। तो x2 की बात करने से पहले मैं आपको डायरेक्टली यहाँ से देख लेता हूँ। इस डिस्टेंस को हम नाम देंगे x, क्योंकि जब मेरे को x मिल जाएगा तो मैं उसमें से x1 माइनस कर दूंगा तो मुझको x2 मिलेगा। तो x इज इक्वल टू यू टी, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा कितना है, t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर, तो u की वैल्यू 0 है तो ये वाला टर्म 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब हम जानते हैं कि x जो भी है वो किसके बराबर है, x1 प्लस x2 के बराबर है, तो हमको x2 चाहिए। x2 इज इक्वल टू x माइनस x1। तो x की वैल्यू कितनी है, हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। क्लियर, तो इसके अंदर से हाफ ए टी स्क्वायर में कॉमन ले लूँ, हाफ ए टी स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1/4। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ ए टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/4 कितना होता है, 3/4। कितना होता है, 3/4। सो दिस इज x2। तो आप अगर से देखेंगे तो ये 3 को थोड़ा साइड में लिख लीजिए, तो आपको ये ऐसे लिखने को मिलेगा, हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। लिख सकते हैं ना, 3 को मैंने फ्रंट में लिखा है और ये 4 को टी स्क्वायर के नीचे लिखा। ये क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए, हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यानी कि x1 की वैल्यू है, तो x2 की वैल्यू किसके बराबर है, 3 टाइम्स x1 के बराबर है। तो इसमें ऑप्शन थर्ड सही है। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है आपको इस वीडियो में कुछ तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, ए पर्सन इज ड्राइविंग ए व्हीकल एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन ए लेवल curved track of radius 5 meter. The coefficient of static friction between the tires and the road is 0.1. What will the person slip while taking the turn with the same speed? तो हमको क्या बोला गया है यहाँ पे कि कोई आदमी है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, तो इसकी स्पीड दी गई है v, कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमको बोला है, और वो कैसे रास्ते पे चल रहा है, कर्व्ड ट्रैक जिसका रेडियस कितना है, 5 मीटर, रेडियस इज 5 मीटर। क्लियर, और हमको बोला गया कि जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू वो 0.1 है। तो हमको पूछा गया है क्या ये आदमी इस स्पीड पे चलने से स्लिप करेगा कि नहीं करेगा बोल के पूछा है। तो हम जानते हैं सेफेस्ट स्पीड जो होती है कर्व पाथ के लिए टर्न लेने के टाइम पे वो होती है v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू जी आर के बराबर होती है। तो इसको पुट करके देखते हैं ये कितना आता है। म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.1, जी की वैल्यू 10 इंटू आर की वैल्यू 5। क्लियर, तो ये कितना हो गया, √5। सो v की वैल्यू अगर √5 के बराबर है तो उस टाइम पे वो वाला स्लिप नहीं करेगा। तो हम इसको यहाँ से स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ये उसकी मैक्सिमम सेफ स्पीड है, मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर टेकिंग टर्न। अगर आदमी इससे ज्यादा स्पीड से टर्न मारता है तो वो वाला स्लिप हो जाएगा। तो v स्क्वायर ग्रेटर देन 5 इज डेंजर, स्लिपिंग टेक्स प्लेस। तो अभी इसमें से ऑप्शन ढूंढते हैं कौन सा वाला है, पर्सन विल स्लिप v स्क्वायर इक्वल टू 5, नहीं, ये वाला मैक्सिमम सेफ स्पीड है, यहाँ पे स्लिप नहीं करेगा। नेक्स्ट, ए पर्सन विल स्लिप इफ v स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5, बिल्कुल, जब इसकी स्पीड 5 से ज्यादा हो जाएगी v स्क्वायर के तो उस टाइम पे स्लिप करेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। आई होप कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है हमको, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली at a speed 30 meter per second making an angle of 45 degree with horizontal. What is the maximum height reached by the stone? तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोई स्टोन है, हमने उसको 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ 30 मीटर पर सेकंड पे थ्रो किया। सो दिस इज द स्टोन,
हमने इसको थ्रो किया 30 मीटर पर सेकेंड पे, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। तो हमको क्वेश्चन पूछा गया कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो हम जानते हैं एच मैक्स जो भी होती है वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g के बराबर। तो u कितना दिया है हमको 30, सो 30 का स्क्वायर 900 इंटू साइन थीटा, साइन 45 इज 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो ये वाला एक जीरो ये वाला एक जीरो कैंसिल, सो दिस इज 90 डिवाइडेड बाई 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 22.5 मीटर। तो हमारा जो बॉल है जो भी स्टोन है जिसको हमने थ्रो किया वो कितना ऊपर जाएगा मैक्सिमम 22.5 मीटर। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। चलिए आगे बढ़। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए फोर्स F इज इक्वल टू 5i plus 2j minus 5k acts on a particle whose position vector is r equal to I minus 2j plus k. What is the torque about the origin? तो हमको यहाँ पे फोर्स दिया है, पोजिशन वेक्टर दिया है, हमको टॉर्क निकालने के लिए बोला गया है। तो F की वैल्यू कितनी है, F इज इक्वल टू 5i प्लस 2j माइनस 5k और r की वैल्यू है I माइनस 2j प्लस k। तो हमको टॉर्क लिखने को बोला है, तो टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस F के बराबर। तो इसको ऐसे लिखेंगे I J K डिटरमिनेंट में। फर्स्ट वेक्टर कौन सा है r की वैल्यूज देखिए, I के बाजू में कितना है 1, J के बाजू में -2, K के बाजू में 1 और F के पास कितना है, I के पास 5, J के पास 2, K के पास -5। तो अभी इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो हमको मिलेगा I एज इट इज -2 इंटू -5 प्लस 10 माइनस 2 इंटू 1 2, नेक्स्ट माइनस j 1 इंटू -5 -5 माइनस 5 इंटू 1 5 प्लस k 1 इंटू 2 2 माइनस 5 इंटू -2 प्लस 10। तो अभी इसको देखेंगे तो क्या होगा 8i माइनस इंटू माइनस प्लस 10j प्लस 12k। चेक करिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, 8i प्लस 10j प्लस 12k फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। सो इसका आंसर फर्स्ट है। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द पीरियड ऑफ अर्थ सैटेलाइट रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ सैटेलाइट इग्नोर द हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। तो हमको यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, इनको यूज करके हमको इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड बोलना है। तो कैसे बोलेंगे, देखिए ये वाला अर्थ कोई सैटेलाइट बिल्कुल यहीं पे उड़ रहा है इसी जगह पे, तो ये वाला डिस्टेंस RE है। तो हमको इसका एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है। तो अब हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड बुलाते हैं। तो t इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई v के बराबर। अगर आप v इधर लेंगे तो ये कैसा है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम इक्वल टू स्पीड। तो ये तो अभी v की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो ये जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आता है जो कि v² डिवाइडेड बाई r के बराबर होता है। यहाँ पे r कितना है RE, तो वो किसके बराबर होगा g के बराबर। तो यहाँ से आपको v² की वैल्यू मिल जाएगी, v² इज इक्वल टू GE। तो यहाँ से आपको v मिल गया कितना √GE। ये वैल्यू आप उठा के इसमें रख दीजिए। तो t इज इक्वल टू 2π ये RE है डिवाइडेड बाई √G, सॉरी यहाँ पे RE है ये G इंटू RE। तो आप अगर से t का फॉर्मूला देखेंगे तो आपको मिल रहा है t इज इक्वल टू 2π √RE डिवाइडेड बाई G। कैसे आया ये RE, ये रूट में एक RE है एक बाहर RE है, इनको काट देंगे तो और एक रूट RE बचेगा। तो अभी इसके अंदर सारे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमको कुछ आंसर आएगा 2π 2 इंटू 3.14 √RE कितना है 64,000 किलोमीटर, यानी कि 6400 10⁻3। क्यों, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, डिवाइडेड बाई ये वाला 10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 83.75 मिनट्स। जो भी आपको आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। उस सेकंड में आने वाले आंसर को आप अगर से 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिनट में आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होता है जिसका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होता है। तो अर्थ अपना एक चक्कर कितनी देर में काट लेता है, अपनी एक्सिस के अबाउट 24 आवर्स।
तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड कितना होता है 24 आवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है व्हाट इज द सोर्स टेम्परेचर ऑफ द कैरनॉट इंजन रिक्वायर्ड टू गेट एफिशिएंसी ऑफ 70% इफ द सिंक टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमको बोला गया है सोर्स का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जब सिंक का टेम्परेचर 27 है और उसकी एफिशिएंसी 70% है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो हमको T1 पूछा गया है, T2 दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसको अगर केल्विन में लिखेंगे तो ये होगा 27 प्लस 273 जो कि 300 के बराबर होगा, 300 केल्विन। तो और हमको ईठा दिया गया है 70%, यानी कि 70 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर? सो अभी हमको इसका T1 चाहिए, तो ईठा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। क्लियर? तो ईठा की वैल्यू हमको पता है 70 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1 माइनस T2 कितना है 300 डिवाइडेड बाई T1। तो एक काम करते हैं, ये वाला जितना भी टर्म है इसको इस साइड लेके इधर लेके आते हैं। तो 300 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू 1 माइनस 70 बाई 100 विच इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 100। राइट? तो अभी आप अगर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये वाला 30 और ये वाला 300 10 से कट जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 100। सो T1 इक्वल टू 1000 केल्विन। 1000 केल्विन हमको आंसर आ रहा है, लेकिन हमको जो भी आंसर है यहाँ पे सभी किसमें है डिग्री सेल्सियस में। तो इसमें माइनस 273 कर लेते हैं। T1 इक्वल टू 1000 माइनस 273, तो ये हो जाएगा 727 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए 10 kg metal block is attached to a spring of spring constant 1000 Newton per meter. A block is displaced from equilibrium position by 10 centimeter and released. The maximum acceleration of the block. तो हमको बोला गया है कि कोई ब्लॉक है जिसको हमने स्प्रिंग के साथ बांध दिया है, जिसका मास 10 kg है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 न्यूटन पर मीटर है। तो हमको के दिया है, यम दिया है। तो हमने जब इसको 10 सेंटीमीटर खींच दिया है तो हमको बोलना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हम जानते हैं एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है और वही एम इंटू ए के बराबर भी होता है ना। तो हमको ए चाहिए, तो ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई एम। यहाँ पे माइनस जस्ट डायरेक्शन दिखाएगा तो हम माइनस को इग्नोर करेंगे। तो के की वैल्यू 1000, एक्स कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई एम कितना है 10। 10 कैंसिल, ये माइनस 2 1 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए मेटेलिक वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ हैज ए मास ऑफ 10 into 10 to the power minus 3 kg if a tension of 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए वायर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। तो हमको बोला गया कि एक वायर है जिसका मास दिया गया है हमको यम, दैट इज 10 into 10 to the power minus 3, और इसकी लेंथ भी दी गई है 1 मीटर और टेंशन दिया गया है T 100 न्यूटन के बराबर। तो हमको पूछा गया कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी। तो स्पीड ऑफ साउंड इन स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट टी बाई म्यू। म्यू कैसे लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एल। सो एम की वैल्यू है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1। तो यही वाला म्यू है। तो इन सारे वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर देते हैं। टी इज 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो ये वाला एक जीरो कट गया। तो रूट 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ऊपर आ जाएगा तो प्लस 3, तो ये टोटली कितना हो गया 10 टू द पावर 4, जिसका रूट निकालेंगे तो आएगा 10 टू द पावर 2 जो कि 100 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1। आई होप कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा है ए ट्रेन इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स ए प्लेटफॉर्म विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड while blowing a whistle of frequency 340 hertz. What is the frequency of the whistle heard by the stationary observer on the platform? Given the speed of sound is this. तो हमको बोला गया कि कोई ट्रेन है जो कि आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स, यानी कि हमारे लिए ट्रेन कैसा है आवाज कर रहा है, इसका मतलब ये सोर्स है। तो इसकी वेलोसिटी को हम लिखेंगे वी जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड को हम लिखेंगे वी से जो कि 340 मीटर पर सेकेंड है, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो है एफ नॉट 340 हर्ट्ज के बराबर। तो हमको पूछा गया है एफ अपरेंट कितना होगा, यानी कि जो ऑब्जर्वर को सुनाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर कैसा है रेस्ट में है, तो उस टाइम पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे एफ अपरेंट इक्वल टू एफ रियल इंटू वी डिवाइडेड बाई
v माइनस वी एस। क्लियर। तो यहाँ से हमको मिलेगा 340 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 10, सॉरी 340 माइनस 10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 340 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 330। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 350 हर्ट्स। तो इसका मतलब जो हमारे ऑब्जर्वर को सुनाई पड़ रहा है वो कितनी फ्रीक्वेंसी है, 350 हर्ट्स। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड। सो इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड, राइट। इस क्वेश्चन में बोला है हमको द रोटेटिंग व्हील चेंजेस एंगुलर स्पीड फ्रॉम 1800 आरपीएम टू 3000 आरपीएम इन 20 सेकेंड। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एज्यूमिंग टू बी यूनिफॉर्म। तो हमको यहाँ पे एंगुलर स्पीड दी गई है, कितनी कितनी है ना। तो एंगुलर स्पीड इनिशियली ओमेगा इनिशियल इक्वल टू 1800 आरपीएम था, फिर फाइनल इसकी ओमेगा हो गई 3000 आरपीएम, कितने टाइम में, 20 सेकेंड में। तो हमको पूछा गया है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा कितना है हमको बताना है। तो अब कैसे करेंगे, तो पहले चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेते हैं। डेल्टा ओमेगा विच इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, जो कि 3000 माइनस 1800 विच इज इक्वल टू 1200 आरपीएम। तो यहाँ पे जो हमको स्पीड दी गई है वो किसमें है, आरपीएम। तो इसको आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1200 पर मिनट है, पर मिनट मतलब डिवाइडेड बाई 60 करिए इनटू 2 पाई। तो यहाँ से ये वाला जीरो कैंसिल, ये वाला 20 कैंसिल। क्लियर। सो इट इज 40 पाई। तो हमको डेल्टा ओमेगा मिल गया। तो अभी अल्फा चाहिए, तो अल्फा का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। सो दिस इज 40 पाई डिवाइडेड बाई 20, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन है 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है ए फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन इफ द रेनॉल्ड नंबर इज। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होने के लिए रेनॉल्ड्स नंबर क्या होना चाहिए, तो ये वाला होता है लेस देन 1000। तो इसका आंसर है फर्स्ट वन, लेस देन 1000। अगर मोर देन 4000 होता है तो ये टर्बुलेंट फ्लो होता है, लेस देन 1000 होता है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है ए पाइप ऑफ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ओपन एट बोथ द एंड्स प्रोड्यूसेस हार्मोनिक्स, विच हार्मोनिक मोड ऑफ पाइप रेजोनेट्स 1.1 किलोहर्ट्ज गिवन दैट स्पीड। तो हमको बोला गया है कि यहाँ पे कौन सा हार्मोनिक प्रेजेंट होगा इस फ्रीक्वेंसी पे इतनी लेंथ के पाइप में। यानी कि आपको यल दे रखा है उन्होंने 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफ एन, मतलब ये nth हार्मोनिक है बल्कि हम मान रहे हैं, तो ये n हमको फाइंड करना है। एफ एन इक्वल टू कितना है 1.1 इंटू 10⁻³ हर्ट्स, यानी कि 1100 हर्ट्स। उसके बाद हमको बोला गया स्पीड ऑफ साउंड भी दिया है v विच इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पे nth हार्मोनिक के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं एफ एन इक्वल टू एन वी डिवाइडेड बाई 2l। तो हमको यहाँ पे एफ एन पता है जो कि 1100 के बराबर है, विच इज इक्वल टू एन नहीं पता है, वी पता है 330 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻2 के बराबर है। क्लियर। तो यहाँ से ये वाला जीरो इसके साथ काट देंगे तो ये वाला कट जाएगा, तो ये बचेगा 11। सो 11 को इस साइड से काट देंगे तो इधर बचेगा 1। तो आप इधर देखेंगे कि 100 कितना बचा इधर 100 विच इज इक्वल टू एन, ये नीचे डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये वाला 10⁻⁻2 जब ऊपर जाएगा तो +2, 10⁻2 यानी कि 100, ये वाला 100 कैंसिल, तो यानी कि वैल्यू कितनी आ रही है 2। इसका मतलब सेकेंड हार्मोनिक प्रेजेंट है। दिस इज द राइट आंसर, सेकेंड हार्मोनिक। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन अनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कहाँ पे होता है बल्कि पूछा है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। कहाँ पे, 4 डिग्री सेल्सियस। आई होप कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एन एरोप्लेन एग्जीक्यूट्स ए हॉरिजॉन्टल लूप एट ए स्पीड ऑफ 720 kmph विथ इट्स विंग्स बैंक्ड एट 45 डिग्री, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लूप। तो हमको बोला गया है कि हमारे पास जो एरोप्लेन है ये वाला कुछ स्पीड से चल रहा है, यानी कि v इक्वल टू 720 kmph, 720 kmph। तो इसको मीटर पर सेकंड में लेके आते हैं पहले। 720
इंटू 5/18, तो ये होगा 200 मीटर पर सेकेंड। और ये वाला झुका हुआ है कितने डिग्री पे, 45 डिग्री। तो थीटा दिया गया हमको, एंगल ऑफ बैंकिंग 45 डिग्री। तो हमको पूछा गया रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा इसका। क्लियर। तो एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी टैन थीटा के बराबर होता है। क्लियर। तो वी कितना है हमारा 200 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी कितना है 10 और tan 45 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4000। ये नीचे का 10 काट देंगे तो 4000 बचेगा। तो 4000 मीटर को हम क्या लिखते हैं, 4 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 किलोमीटर। दिस इज द राइट आंसर। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है ए बॉडी having a moment of inertia about its axis of rotation is equal to 3 kg meter square is rotating with angular velocity 3 radian per second. Kinetic energy of this rotating body is same as that of the body of mass 27 kg moving with velocity. तो हमको क्या बोला गया है, एक बॉडी घूम रहा है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I इज इक्वल टू 3 kg मीटर स्क्वायर, और इसका जो स्पीड है एंगुलर स्पीड वो है 3 रेडियन पर सेकेंड। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये उस बॉडी के बराबर है जो कि भाग चल रही है, जिसका मास है 27 kg वी स्पीड से चल रही है। तो ये वी स्पीड कितनी है हमको बताना है। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो ये घूम रही है और ये चल रही है, घूमने वाली काइनेटिक एनर्जी और चलने वाली काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो इसका मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, विच इज इक्वल टू हाफ यम वी स्क्वायर। ये वाला हाफ और ये वाला हाफ कैंसिल कर देंगे तो आई की वैल्यू कितनी है 3, ओमेगा कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, विच इज इक्वल टू यहाँ पे मास कितना है 27 विच इज वी स्क्वायर। 27 कैंसिल, तो वी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1 मीटर पर सेकेंड। तो जो ऑप्शन में 1 मीटर पर सेकेंड है वही वाला करेक्ट है। सो दिस इज द फर्स्ट करेक्ट आंसर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए साइकिल टायर ब्रस्ट सडनली, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस प्रोसेस। तो हमको पूछा गया है कि अगर साइकिल का टायर फट जाता है तो ये कौन सा वाला प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है। साइकिल का टायर जब फटता है तो धीरे धीरे तो नहीं फटता है, सडन प्रोसेस है। तो जो सडन प्रोसेस होते हैं वो कौन से प्रोसेस होते हैं, एडियाबेटिक, क्योंकि वहां पे टाइम नहीं मिलता है हीट को एक्सचेंज होने के लिए। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। तो हमको बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है ना। तो यू दिया है हमको -20 सेंटीमीटर, क्योंकि साइन कन्वेंशन के हिसाब से ऑब्जेक्ट से लाइट आती है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस लेते हैं। उसके बाद बोला गया कि इसका मैग्निफिकेशन हुआ है कितना 3 टाइम्स, और कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है, रियल। रियल इमेज के लिए कैसा होता है माइनस। राइट। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर, तो हमको फोकल लेंथ बताना है इस मिरर के लिए। राइट। तो मैग्निफिकेशन को फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, -v डिवाइडेड बाई यू। क्लियर। तो यहाँ से हमको यम पता है, यम कितना है -3 विच इज इक्वल टू -v/, यू कितना है -20। सो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये वाला इधर लेंगे तो v की वैल्यू आपको मिल गई -60। क्लियर। तो अभी आपका मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/u, यू कितना है -20 प्लस v कितना है 1/60। सो माइनस होता है तो इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट माइनस ले लिया। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ 60, तो ये होगा -3 -1 विच इज इक्वल टू -4/60। सो यहाँ से आपको आ रहा है -1/15। तो जब आप इसको एफ कर देंगे तो ये आएगा आपको -15 मीटर पर सेकेंड, सॉरी -15 मीटर। तो जो कॉन्केव मिरर है उसका फोकल लेंथ कितना है -15 मीटर। आई होप कि ये वाला सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ ए लेंस इन डायोप्ट्री। तो हमको एफ दिया गया है कितना है 10 सेंटीमीटर लेंस है ना। व्हाट इज द पावर ऑफ ए लेंस, यानी कि पी ढूंढना है हमको। तो पावर ऑफ ए लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f के बराबर होता है। अगर मिरर होता तो -1/f के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई एफ कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻²। सो पावर इज इक्वल टू 10⁻², ऊपर लेके जाएंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 10 डायोप्ट्री। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक माइक्रोस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ यानी कि एफ ओ कितना है 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर यानी कि एफ ई जो 6 सेंटीमीटर है। इफ द ट्यूब लेंथ
ऑफ द माइक्रोस्कोप, यानी कि यल दिया है 30 सेंटीमीटर, एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि डी पे। जो डी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया भी है। तो हमको पूछा गया है कि टोटल मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो जो ऑब्जेक्टिव है उसकी वजह से एक मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा, जिसे हम बुलाएंगे एम ओ, जो कि माइनस यल डिवाइडेड बाई एफ ओ के बराबर होता है। और जो आईपीस होता है उसका मैग्निफिकेशन लिखा जाता है डी डिवाइडेड बाई एफ ई के बराबर होता है। क्लियर। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको टोटल मैग्निफिकेशन मिलता है एम ओ इंटू एम ई। तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो आपको कितना आ रहा है, एम ओ की वैल्यू यल 30 डिवाइडेड बाई एफ ओ कितना है 1 इंटू एम ई कितना है, एम ई डी, डी यानी कि 25 डिवाइडेड बाई एफ ई कितना है 6। क्लियर। तो ये वाला माइनस आता था, हम जस्ट मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं इसका। तो ये वाला 6 और ये वाला 30, 5 से कैंसिल, 5 इंटू 25 कितना होता है 125 टाइम्स। तो जो मैग्निफिकेशन हुआ है वो कितने टाइम्स हुआ है 125 टाइम्स, क्योंकि हम मॉड निकाल रहे हैं, राइट। तो इसलिए माइनस साइन कंसिडर नहीं करना है। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है इफ रेंज विड्थ ऑफ ए सर्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न इज बीटा, बीटा दिया गया हमको जो कि 0.002 सेंटीमीटर के बराबर है, 0.002 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फिफ्थ डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, यानी कि हमको पूछा गया है x5d कितना है बताइए। क्लियर। तो अभी x5d कैसे बताएंगे, पहले बीटा का फॉर्मूला लिख लेते हैं। बीटा कैसे लिखा जाता है, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। तो अब एक्स पोजिशन ऑफ डार्क फ्रिंज का फॉर्मूला होता है एक्स एन डी इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2d, इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये वाला टर्म दिख रहा है लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, जो कि किसके बराबर है बीटा के बराबर। तो मेरे को कौन सा डी चाहिए 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे तो क्या होगा देखिए x5d इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू ये टर्म क्या है बीटा डिवाइडेड बाई 2। सो ये आ रहा है 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 1 9 बाई 2 इंटू 0.002। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा 0.009। ये 09 लगभग 10 के बराबर है तो मैं इसको 1 मान रहा हूँ। सो इट इज 0.01। तो अगर से आप इसके पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, और बीटा की यूनिट क्या थी सेंटीमीटर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन वाला यहाँ पे मैच कर रहा है। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप, यानी कि डी दिया गया हमको कितना है 200 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप, आरपी हमको पूछा गया है रिजॉल्विंग पावर, है ना। वेवलेंथ ऑफ लाइट दिया गया है लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। तो रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा। तो डी की वैल्यू है 200 सेंटीमीटर, राइट, 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1.22 इंटू लैम्डा कितना है 5000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 3.28 इंटू 10 टू द पावर 6। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 3.28 10 टू द पावर 6, तो ऑप्शन 4 वाला मैच कर रहा है। आई होप कि ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है ए पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज पासिंग थ्रू अनदर पोलराइजर हुज पास एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पास एक्सिस ऑफ द फॉर्मर, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इमरजेंट। तो यहाँ पे आपको आई नॉट इनिशियल इंटेंसिटी है और आपको यहाँ पे थीटा दिया गया है 60 डिग्री, तो आपको नई इंटेंसिटी बोलनी है। तो मालूम ला पड़ा है हमने आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ये वाला आई नॉट एज इट इज कॉस 60 होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 1/4 हो जाएगा। तो ये वाला आई नॉट डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे कॉस 60 1/2 आता है, स्क्वायर करने से 1/4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है फोर्थ। आई होप कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो यहाँ पे हमको वोल्टेज दिया गया है कितना है 100 वोल्ट, तो लैम्डा पूछा गया है। तो लैम्डा का फॉर्मूला पोटेंशियल के साथ होता है 12.27 डिवाइडेड बाई रूट वी एंगस्ट्रॉम। क्लियर। तो ये वाला 12.27 डिवाइडेड बाई रूट 100, 100 का रूट निकालेंगे तो क्या आता है 10।
सो इट इज 12.27 डिवाइडेड बाई 10 एंगस्ट्रॉम। तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमको आंसर आएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर ये फार्मूला नहीं पता है तो आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2m e v। तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वोल्टेज, तो ये सारा टर्म अगर से आप पुट करेंगे तो आपको तब भी यही आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन। तो आपने प्रॉपर ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज लाइंग इन विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वो होता है बामर सीरीज। लाइमन सीरीज इंफ्रारेड, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में होता है, बामर सीरीज विजिबल में होते हैं, बाकी के तीनों इंफ्रारेड में। तो हमको यहाँ पे विजिबल पूछा है तो उसके लिए बामर सीरीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन थर्ड ऑर्बिट एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला है। तो इसको हम जानते हैं ई एन इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थर्ड ऑर्बिट बोला यानी कि एन इक्वल टू 3 है ना। तो ई की वैल्यू क्या आएगी -13.6 डिवाइडेड बाई 9। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.51 राइट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टी एंड डीके कांस्टेंट लैम्डा इज। तो हम जानते हैं टी हाफ जो होता है 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा के बराबर होता है। तो ये लैम्डा इधर भेज दीजिए, तो लैम्डा इंटू टी इक्वल टू 0.693 किसकी वैल्यू होती है log 2 टू द बेस ई। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है ए फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज सेम एज द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द नेचर ऑफ द फोर्स। किसी दो प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स है उतना ही फोर्स एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में है। ऐसा कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बट इट डज नॉट शो एनी नेगेटिव चार्ज, द रीजन। तो यहाँ पे क्या बोला है, हमारे पास कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है ना। तो ये जिस एटम को छोड़ के आए हैं वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। तो जिस एटम को छोड़ के आए वहां पे एक पॉजिटिव बनता है, मतलब जितने इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही पॉजिटिव चार्जेस है। तो जिसकी वजह से इसका टोटल चार्ज कैसा होता है, न्यूट्रल। तो उसके लिए रीजन क्या है, एटम कैसा होता है, न्यूट्रल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया है फॉर द गिवन डिजिटल सर्क्यूट राइट द ट्रुथ टेबल एंड आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट इट रिप्रेजेंट्स। तो इस लॉजिक गेट के लिए हमको नाम बोलना है कि कौन सा लॉजिक गेट है ना। तो यहाँ पे अगर से मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लूँ तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो ये वाला एक नॉट गेट, ये वाला दूसरा नॉट गेट, फिर ये दोनों नॉट गेट का जो आउटपुट आएगा वो नॉर गेट का इनपुट बन रहा है। सो ये ए है और ये वाला बी है, तो ये वाला जो भी है वाई है। तो हमको इसका ट्रुथ टेबल लिखना है। अगर मैं ए की वैल्यू 0 रखता हूँ तो देखिए क्या होगा, ए बी वाई। अगर मैं ए की वैल्यू 0 दे दूँ तो यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि नॉट गेट को हम जब 0 देते हैं तो वो 1 देता है। तो ये यहाँ पे आएगा 1, तो इसका मतलब इसका इनपुट क्या हो गया, 1। फिर बी की वैल्यू अगर मैं 0 देता हूँ तब इधर नीचे से क्या आएगा, 1। तो नॉर गेट को जब हम 1 1 देते हैं तो वो हमको 0 देता है, क्या देता है, 0। नेक्स्ट, अगर मैं ए की वैल्यू 0 रखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, 1। और बी की वैल्यू अगर 1 रख दूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 0। तो उस टाइम पे जब हम इसको 1 0 देते हैं तब ये वाला 0 देता है। फिर मैं अगर से ए की वैल्यू 0 रख दूँ, बी की वैल्यू 1 कर दूँ तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 0। तो फिर से आंसर क्या आएगा, 0। जब मैं दोनों को 1 1 देता हूँ तो यहाँ पे आएगा 0 0, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये भी 0 0, तो उसका जो भी आंसर आएगा 1 आएगा। तो इसका मतलब 1 1 जब देते हैं तो ये 1 आता है। तो ये वाला कौन सा गेट है, एंड गेट जैसा बिहेव कर रहा है। कौन से गेट जैसा, एंड गेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है इफ अल्फा करंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, मतलब अल्फा की वैल्यू दी गई है 0.98 के बराबर, 0.98। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू बताना है। तो इन दोनों का रिलेशन होता है बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा, दैट इज 0.98 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.98। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर आएगा 49। तो इसका सही ऑप्शन है 2। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट इज यूज्ड टू जनरेट ए कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 मेगाहर्ट्ज, यानी कि एफ दिया है हमको फ्रीक्वेंसी 2 10⁶ हर्ट्ज, मेगा मतलब 10⁶ फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द वैल्यू ऑफ रूट एलसी, रूट एलसी का वैल्यू कितना है बल्कि पूछा हमको। क्लियर। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC के बराबर। क्लियर। तो ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है 2πf। क्लियर। ये एलसी इधर ले लीजिए तो आपको मिल जाएगा, या फिर एलसी इधर ही रखिए तो इसको पलट दीजिए तो आपको मिलेगा √LC इक्वल टू 1/2πf के बराबर। तो अभी आपके पास वैल्यूज है 1/2π, एफ की वैल्यू कितनी है 10⁶ इंटू 2, तो यानी कि आपका आंसर कितना है 1/4 पाई इंटू 10⁶। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। तो इसका सही आंसर क्या है ऑप्शन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ ए चार्ज ऑन द बॉडी इज 1 नैनोकूलम, यानी कि क्यू दिया गया है 1 नैनोकूलम, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉडी, यानी कि एन पूछा गया हमको। तो एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है Q/E, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू NE, है ना। तो Q की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो जब 1/1.6 करेंगे तो आपको आंसर आएगा 0.625 10 हो जाएगा, क्योंकि -19 ऊपर जाएगा तो +19, 19 - 9 10। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन है, सो अभी 6.25 में है तो एक पॉइंट शिफ्ट कर लेते हैं, 6.25 इंटू 10⁹ तो देखिए सेकंड वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ मासेस m1 एंड m2 आर एक्सेलरेटेड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशंस इफ देयर मासेस आर इन द रेशियो। तो हमारे पास दो चार्जेस है, एक का मास m1 और एक चार्ज q2, और एक का मास m2 चार्ज q, दोनों को हमने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के एक्सेलरेट किया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे कुछ है, मान लेते हैं एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव, तो दोनों के ऊपर फोर्स तो सेम ही लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई के बराबर, है ना। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्यू ई इक्वल टू m1a1, तो यहाँ पे अगर से क्यू ई इक्वल टू लिखेंगे तो ये मिलेगा m2a2, तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो m1a1 किसके बराबर है m2a2। तो हमको बोला गया है m1/m2 का वैल्यू पता है, तो m1 डिवाइडेड बाई m2 किसके बराबर a2 डिवाइडेड बाई a1, m1/m2 की वैल्यू है 0.25, तो अगर मैं पुट कर दूं तो 0.5 को क्या लिखते हैं हम 1/2 विच इज इक्वल टू a2/a1। हमको किसका वैल्यू पूछा गया है a1/a2, तो इसको उल्टा कर दीजिए, a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल टू आंसर क्या आ रहा है 2, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस इन्वॉल्व्ड इन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसका आंसर है वेक्टर, क्योंकि सरफेस था, सरफेस मतलब एरिया, दिस इज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का जो एरिया होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमको पूछा गया है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 नैनोकूलम चार्ज। तो कोई चार्ज है 3 नैनोकूलम, इससे 9 सेंटीमीटर दूर कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, यानी कि V पूछा है। तो V का फॉर्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाई R, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है 9 इंटू 10⁻⁻2। तो ये वाला 9 ये वाला 9 +9 -9 कैंसिल, तो ये हो गया 3, नीचे का पावर 2 ऊपर जाएगा तो +2 होगा, तो ये वाला 300 वोल्ट। तो सही ऑप्शन है इसका 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ए वोल्ट मीटर रीड्स 4 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air as a dielectric when a dielectric slab is introduced between the plates for the same configuration voltmeter reads 2 volt। तो हमको बोला है कि मेरे पास कोई कैपेसिटर है, चार्ज है, फर्स्ट केस में इसके पास एयर था अंदर, तो जब मैंने इसको वोल्टमीटर लगाया तो इस वोल्टमीटर में वोल्टेज आया 4 वोल्ट, तो यहाँ पे क्या भरा हुआ है एयर। क्लियर। तो नेक्स्ट केस में हमने क्या किया, इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, इस साइड प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो इस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट है के। तो अभी हमने जब वोल्टेज इसको कनेक्ट किया वोल्टमीटर, तो ये हमको दिखा रहा है 2 वोल्ट। तो हमको पूछा गया है ये के की वैल्यू कितनी है, तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों केस में चार्ज सेम है क्योंकि हमने कोई बैटरी नहीं लगाई है, तो इसका मतलब इसका कैपेसिटी पहले C था
अब सी एम है क्योंकि इसके अंदर मीडियम है, तो सी वी इक्वल टू सी एम वी वन। तो पहले वोल्टेज 4 था इसलिए मैंने वी रखा है, उसके बाद वोल्टेज बदल गया इसलिए वी वन नाम दिया है। तो सी एज इट इज 4C इक्वल टू सी एम किसके बराबर लिखते हैं हम, के सी के बराबर, इंटू वी कितना है 2। ये वाला 4 और ये वाला 2 कटा तो ये वाला 2C, ये वाला C और ये वाला C कटा तो के की वैल्यू कितनी आ रही है 2। सी एम कैसे लिखते हैं हम, के इंटू सी के बराबर, राइट। आई होप कि ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विद 3 नैनोकूलम, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पीयर। तो हमारे पास कोई स्पीयर है जिसके ऊपर चार्ज रखा गया है 3 नैनोकूलम और इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो इसके रेडियस से हमको कुछ दूरी पे 3 सेंटीमीटर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। तो अब इसको कैसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाई आर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4, 9 9 कैंसिल, ये वाला और ये वाला कैंसिल, तो E की वैल्यू आ रही है 3, ये 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो +4 वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए कार्बन फिल्म रेजिस्टर हैज ब्लू कलर कोड, हैज कलर कोड ग्रीन ब्लैक वायलेट गोल्ड, द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है गोल्ड, गोल्ड मतलब लास्ट वाला 5% होना चाहिए, तो 5% वाला कौन सा है, थर्ड वाला। तो अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूँ तो हमको मिलेगा ग्रीन मतलब 5 होता है, ये कलर कोड आपको पता होगा, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो उसके बाद गोल्ड होता है तो हम 5% लगाते हैं प्लस आर माइनस, सिल्वर होता है तो हम 10% लगाते हैं, अगर नो कलर होता है तो हम उसको 20% लगाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट, तो यहाँ पे क्या है ग्रीन, तो ग्रीन मतलब कौन सा नंबर है 5। फिर ब्लैक, ब्लैक मतलब कौन 0, तो ये वाला 0। फिर उसके बाद कौन सा है वायलेट, वायलेट मतलब थर्ड नंबर के लिए इंटू करना पड़ता है 10 टू द पावर, वायलेट कितना है 7 7। गोल्ड, गोल्ड कितना है प्लस आर माइनस 5%। तो अगर से हम इसको देखें तो ये होगा 50, तो इसके अंदर से मैं और एक 0 ले रहा हूँ तो 10 टू द पावर 6 होगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे मेगा, सो इट इज मेगा 10 टू द पावर 6 ओम। सो दिस इज द आंसर, 10 टू द पावर 6 को हमने किससे रिप्लेस कर लिया, मेगा कैपिटल एम, तो इसका आंसर है थर्ड। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ohm 6 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, व्हाट इज द करंट थ्रू द बैटरी। तो हमको बोला गया कि दो रेजिस्टर्स है 2 और एक रेजिस्टर 6, दोनों को पैरेलल लगाया, फिर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हमने एक बैटरी लगाया है कुछ इस तरीके से, बैटरी का वोल्टेज है 2 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5, तो ये दोनों कैसे हैं पैरेलल है। तो इसके लिए आर इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे आप, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो आपको आएगा 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 1.5। तो अगर आप ये सर्किट फिर से ड्रॉ करेंगे तो आपको ये 2 की जगह 1 दिखेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1.5, ये वाला बैटरी एज इट इज, ये वाला 2 वोल्ट, ये वाला 0.5 ओम। तो ये वाला टोटली अगर से आप देखेंगे तो ये दोनों सीरीज में लग रहे हैं, तो इनका जो RS होगा वो होगा 1.5 प्लस 0.5 विच इज इक्वल टू 2 ओम। तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम। आई इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं V डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, V कितना है 2, आर भी कितना है 2, तो टोटल आंसर कितना आ रहा है 1 एम्पियर, तो इसका आंसर है 1। आई होप कि ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज 6 ओम। अगर से हमारे पास कोई 2 रेजिस्टर्स है तो उनको हम सीरीज में लगाएं तो हमको आंसर आ रहा है 6, अगर उन्हीं रेजिस्टर्स को हमने पैरेलल में लगाया तो हमको आंसर आ रहा है 4/3, तो हमको दोनों रेजिस्टर्स की वैल्यू पूछा गया है। तो अब उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 रेजिस्टर है R1 R2,
तो हमको RS कितना आ रहा है 6, यानी कि R1 प्लस R2 सीरीज में लगाने से। अगर से मैं इन दोनों को पैरेलल में लगाता हूँ R1 R2, तो तब जो RP है वो है 4/3 के बराबर। क्लियर? तो ये वाला R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो हमको R1 R2 की वैल्यू ढूंढनी है। तो एक काम करते हैं, ये वाला R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे ला के रख देते हैं। तो ये 4/3 एज इट इज विच इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई ये कितना 6, क्योंकि R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है 6, ये वाला 3 और ये वाला 6 2 से कटा, ये 2 को इधर भेज दीजिए तो आपको मिलेगा 8 विच इज इक्वल टू R1 R2। अब ऐसे नंबर ढूंढिए जिनका प्रोडक्ट 8 दें, मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 8 आना चाहिए और उनको जोड़ दो तो 6 आना चाहिए। तो अब ऐसा नंबर सिर्फ यही है, 4 + 2 6 देता है, 4 × 2 8 देता है। तो हमारा सोल्यूशन कौन सा है? ऑप्शन 3। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट ऑफ ए सेल ऑफ EMF 1.25 गिव्स बैलेंसिंग लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो मेरे पास कोई सेल है जिसका EMF मैं E1 बोल के मान रहा हूँ, कितना है 1.25 वोल्ट, और इसकी लेंथ जो आ रही है बैलेंसिंग लेंथ उसको मैं L1 मान रहा हूँ 30 सेंटीमीटर। फिर से हमको क्या बोला है, इफ द सेल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेल, तो मेरे पास और एक सेल है E2, तो तब मेरे को बैलेंसिंग लेंथ L2 मिल रहा है 40 सेंटीमीटर। तो हमको पूछा गया E2 की वैल्यू क्या है, तो हम जानते हैं E1 डिवाइडेड बाई E2 किसके बराबर होता है, L1 डिवाइडेड बाई L2। तो E1 1.25 डिवाइडेड बाई E2 इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 40। तो मेरे को E2 चाहिए, तो ये वाला इसके साथ काट देंगे तो ये होगा 5 डिवाइडेड बाई 3। तो E2 इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.67 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, ए चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमको पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तभी उसके ऊपर फोर्स लगता है, तो ये उसका फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो इसका मतलब अगर कोई चार्ज रुका होगा तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए, ए पार्टिकल इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ए पार्टिकल इज मूविंग एंड इन द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू वेलोसिटी। जब पैरेलल होगा तो थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा तो साइन थीटा 0 होगा, यानी कि फोर्स 0 होगा। तो इसका मतलब इस केस में तो फोर्स नहीं लगेगा। स्टेशनरी बोला है तो V की वैल्यू 0 रखेंगे तब भी फोर्स 0 आएगा। तो इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट वाला। मैग्नेटिक फील्ड उसी पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा जो कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड चल रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इफ ए वेलोसिटी हैज बोथ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कंपोनेंट्स व्हाइल मूविंग थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। तो हमको बोला गया कि अगर ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो कोई पार्टिकल ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है, मतलब दोनों डायरेक्शन में उसके पास वेलोसिटी है। तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये वाला परपेंडिकुलर है तो इसको घुमाएगा, ये वाला आगे बढ़ाएगा। तो ये वाला कुछ ऐसे रास्ते से जाएगा, घूमेगा भी और चलेगा भी। तो इस रास्ते को बुलाते हैं हेलिकल। क्या है ये, हेलिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, ए सोलेनॉइड हैज लेंथ 0.4 सेंटीमीटर, यानी कि L दिया गया 0.4 सेंटीमीटर एंड 400 टर्न्स, टोटल N दिया है यानी कि 400। नेक्स्ट, इफ करंट I दिया गया 5 एम्पियर पास्ड थ्रू द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनॉइड, यानी कि B पूछा गया हमको। B का फॉर्मूला क्या होता है सोलेनॉइड के लिए, μ0 N I के बराबर। ये N कैसे लिखते हैं, कैपिटल N डिवाइडेड बाई L। तो यहाँ पे कैपिटल N कितना है 400 डिवाइडेड बाई L कितना है 0.4 सेंटीमीटर है, 10⁻²। तो ये वाला -2 ऊपर लेंगे तो ये होगा 0.4, ये वाला काट देंगे तो 1000, ये वाला -2 ऊपर लेके जाओ तो 10⁻+2 होता है, यानी कि और 2 0 बढ़ जाएंगे। क्लियर? तो ये आपको N मिल रहा है। तो B इज इक्वल टू μ0 की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू ये वाले कितने जीरो है 5, तो मैंने इसको 10⁻5 रख दिया एज इट इज। फिर उसके बाद I कितना है 5, सो ये वाला -7 + 5 घटा तो -2, 5 × 4 20π इंटू 10⁻⁻2। 20π की वैल्यू कितनी होती है 6.28, यानी कि 62.8 10⁻⁻2। तो अगर से मैं एक पॉइंट शिफ्ट कर लेता हूँ तो ये होगा 6.28 इंटू 10⁻⁻1, जो कि किसी भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन जो भी है रॉन्ग आंसर है। तो इसका मतलब इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है 6.28 10⁻⁻1 टेस्ला। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, गायरोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 8.8 10⁻10
कूलम पर केजी। व्हाट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिवन द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? गायरोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो E/2m से दिखाया जाता है। किससे दिखाते हैं? E/2m, जिसकी वैल्यू कितनी बोली गई है? 8.8 × 10⁻10 के बराबर है। तो हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलना है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर से मैं लिखूं तो ये मिलेगा मुझको E/2 × 8.8 × 10⁻10। तो ये वाला 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 2.2 कितना, 2 इंटू ये कितना होगा 6, 17.6 इंटू 10⁻, नीचे जो +10 था ऊपर लेके जाएंगे तो ये होगा -10। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वाला आएगा 1/11 इंटू 10⁻⁻29, यानी कि 0.090 10⁻⁻29 के बराबर आएगा ये। क्लियर? तो इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 4th वन। आई होप कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 1 एम्पियर। तो यहाँ पे हमको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बोला गया कितना है? 100 ओम, और करंट की रेंज दी गई है I यानी कि 1 एम्पियर। फिर हमको बोला गया है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट चाहिए यानी कि IG वो है 5 × 10⁻³ विच इज इक्वल टू 0.005 एम्पियर के बराबर है। तो हमको पूछा गया है कि यस की वैल्यू कितनी हो। तो यस का फॉर्मूला क्या होता है? IG डिवाइडेड बाई I माइनस IG। सो इट इज 0.005 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.005। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस इतना करेंगे तो ये आएगा 0.995। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट काटेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आएगा आंसर 5 डिवाइडेड बाई 9.95 ओम। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? फर्स्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, रेडियस दिया है हमको 10 सेंटीमीटर और इसके नंबर ऑफ टर्न्स दिया गया है n 100 के बराबर है, और जो करंट है वो कितना है? 1 एम्पियर। तो हमको बोला गया मैग्नेटिक मोमेंट कितना है? m बताओ बोला है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? I के बराबर होता है। n की वैल्यू कितनी है? 100, I कितना है? 1 इंटू एरिया पाई r² के बराबर होता है। तो 100 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना है? 10 का स्क्वायर 100 और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो -4। 1 2 3 4 ये -4 कैंसिल। तो आंसर कितना है? 3.14 एम्पियर मीटर स्क्वायर। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सर्टेन मैग्नेटिक मटेरियल इज 400, यानी कि यहाँ पे XC जो है XM जो भी है 400 है। व्हाट इज द क्लास ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल? तो हम जानते हैं जिसका XM बहुत ज़्यादा होता है, 100 से भी ज़्यादा होता है, तो वो कौन सा होता है? फेरोमैग्नेटिक। अगर से XM की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो वो होता है पैरामैग्नेटिक। XM की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है यानी कि नेगेटिव होती है तो उसे हम लेते हैं डायामैग्नेटिक। तो यहाँ पे 400 यानी कि मोर देन 100 है तो इसे फेरोमैग्नेटिक लेना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन 3 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है सोलेनॉइड ऑफ इंडक्टेंस यानी कि L दिया है 2 हेनरी, करंट फ्लोइंग कितना है? I यानी कि 1 एम्पियर के बराबर है। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक एनर्जी? U पूछा है। तो U इज इक्वल टू हाफ L I² के बराबर होता है। तो हाफ L कितना है? 2, I कितना है? 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आया आंसर 1 जॉल। तो देखिए इसका आंसर है सेकेंड वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है ए मल्टीमीटर रीड्स ए वोल्टेज ऑफ सर्टेन AC सोर्स, मतलब जो भी मीटर रीड करता है उसे हम क्या लेना चाहिए? VRMS। कितना है? 100 वोल्ट। व्हाट इज द पीक वैल्यू यानी कि V0 पूछा है। तो VRMS का फॉर्मूला होता है V0 डिवाइडेड बाई √2। तो V0 की वैल्यू क्या हो गई? √2 इंटू VRMS। तो √2 की वैल्यू 1.414 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 141.4 वोल्ट। तो इसके लिए ऑप्शन C सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए सीरीज LCR सर्किट कंटेन्स इंडक्टेंस यानी कि L दिया है 5 मिली हेनरी, कैपेसिटेंस C दिया है 2 माइक्रोफैरेड और रेजिस्टेंस R दिया है 10 ओम।
इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज वेरिड, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड। मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमको पूछी गई है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई अंडर रूट LC के बराबर होता है। तो इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आएगा 1/2 पाई अंडर रूट यल कितना है 5 इंटू 10⁻³ C कितना है 2 10⁻⁻6। तो ये होगा 1/2 पाई अंडर रूट 5 इंटू 2 10 -3 -6 -9। तो ये वाला जीरो काट देंगे तो ये होगा -8। तो ये आया आंसर 1/2 पाई। रूट के अंदर से अगर आप बाहर लाएंगे तो पावर होगा हाफ, यानी कि -4। 8 का हाफ कितना होता है -4। इसको ऊपर लेके जाइए तो ये होगा 10⁴ डिवाइडेड बाई 2 पाई। क्लियर। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो इसको एक काम करिए, तो ये जो 1/2 है 1/2 है, इसको अगर से आप लिखेंगे तो ये होगा 0.5 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई पाई, है ना। तो आप अगर से इसमें से एक पावर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये आपको मिलेगा 5 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10⁻³ हर्ट्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा है 4। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है, ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज 50 टर्न्स इन सेकेंडरी, यानी कि NS दिया है 50। उसके बाद एंड 1000 टर्न्स इन प्राइमरी, NP दिया है 1000। इफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 1 एम्पियर AC, यानी कि इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट है, व्हाट इज द आउटपुट करंट, यानी कि हमको IP दिया हुआ है 1 एम्पियर और IS पूछा गया है। तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, IS डिवाइडेड बाई IP NP डिवाइडेड बाई NS के बराबर होता है। तो हमको IS चाहिए विच इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बाई NS इंटू IP। तो NP की वैल्यू कितनी है 50 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1। क्लियर। तो ये वाला जीरो इसके साथ काट देंगे तो ये आंसर आ रहा है 1/20 एम्पियर। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन AC सर्क्यूट इज 2 वैट, यानी कि पावर दिया गया है 2 वैट। इफ ए करंट फ्लोइंग थ्रू ए सर्क्यूट इज, मतलब I दिया हुआ है हमको 2 एम्पियर, इम्पीडेंस भी दिया है यानी कि Z 1 ओम के बराबर है, व्हाट इज द पावर फैक्टर 5 पूछा है हमको। क्लियर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं IRMS VRMS cos 5। लेकिन यहाँ पे V कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो V को मैं कैसे लिख सकता हूँ I इंटू Z, क्योंकि यहाँ पे R नहीं है, R की जगह Z है, तो वही लिखेंगे। तो पावर का फॉर्मूला होगा IRMS इंटू IRMS इंटू Z, ये वाला cos 5। तो ये VRMS की जगह पे, तो P इज इक्वल टू I² Z cos 5। तो हमको 5 चाहिए, तो cos 5 इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई I² Z। तो P की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाई I कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, Z कितना है 1। तो ये आंसर आ रहा है 1/2। तो बताइए cos में cos 5 की वैल्यू 1/2 यानी कि कितना हो गया 0.5। तो यहाँ पे देखिए 0.5 फर्स्ट ऑप्शन हमको मैच कर रहा है। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया था cos 5 बताओ, है ना, पावर फैक्टर मतलब cos 5। तो cos 5 कितना है 0.5। आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी दिया है हमको 20 इंटू 10⁶ हर्ट्ज के बराबर, ट्रैवल्स थ्रू ए स्पेस अलॉन्ग x डायरेक्शन इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट ए सर्टेन स्पेस इज। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है 6 वोल्ट पर मीटर है ना। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एट दैट पॉइंट, मतलब हमको B पूछा गया है। तो B कैसे लिखेंगे हम, कि जो हमको पता है फॉर्मूला V इज इक्वल टू E/B होता है, तो B चाहिए तो E डिवाइडेड बाई B करना होता है। तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या है C, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट C होती है ना। तो ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸ है ना। C की वैल्यू V इक्वल टू C दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट, है ना। तो ये और ये काट देंगे तो बचेगा आंसर 2 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है फर्स्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस ईयर का, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 कैपेसिटर्स ऑफ 10 पिकोफैरेड, तो एक कैपेसिटर C1 10 इंटू 10⁻⁻12, या फिर इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ C1 इक्वल टू 10
पिकोफैरेड। नेक्स्ट C2 20 पिकोफैरेड आर कनेक्टेड टू 200 वोल्ट, यानी कि इसको हमने कनेक्ट किया 200 वोल्ट और इसको कनेक्ट किया हमने 100 वोल्ट, 200 वोल्ट एंड 100 वोल्ट सोर्सेस रेस्पेक्टिवली। इफ दे आर कनेक्टेड बाय द वायर दैट इज कॉमन पोटेंशियल, व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल? तो अगर से मैंने इन दोनों कैपेसिटर्स को ऐसे जोड़ दिया है, ये C1 V1 C2 V2, तो इनको जब मैंने ऐसे कॉमन एक वायर से जोड़ दिया तो अभी जो इन दोनों के पास कॉमन पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल। तो C1 कितना है 10 इंटू V1 कितना है 200 प्लस C2 कितना है 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20, तो ये हो गया 2000 प्लस 2000 4000 डिवाइडेड बाई 30, तो ये आंसर आ रहा है 400 डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट। तो देखिए 400 डिवाइडेड बाई 3 मतलब कितना होता है 133.3 वोल्ट। तो हमारा आंसर है फर्स्ट वन। आई होप कि ये वाला जो वीडियो मैंने बनाया है फिजिक्स सॉल्यूशन से रिलेटेड है, आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।